हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पिक ए टॉपिक जीएसटी। कल अपन ने देखा था, अपन ने समझा था मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, देन काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में अपन ने देखा था पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। हमने वन पर्सन कंपनी को थोड़ा अच्छे से देखा था, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट को हम आज डिफरेंस के तरीके से समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उस अकॉर्डिंग अपन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी? कि क्या शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? तो हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर नॉर्मली शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को इजीली फ्रीली अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स नॉर्मली एनएसई और बीएसई जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उन पर लिस्टेड होते हैं और वह वहां से अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। देन सेकंड, नंबर ऑफ मेंबर्स। कल हमने देखा था प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। और यहाँ पे पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। देन सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कौन-कौन सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ पे नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन रहते हैं और यहाँ पे कोई भी आके सब्सक्राइब कर सकता है। देन प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी को नॉर्मली प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक से शेयर डिमांड नहीं करती, उनके शेयर पब्लिक अप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके शेयर कौन अप्लाई करता है? पब्लिक। पब्लिक में से कोई भी आगे शेयर्स को अप्लाई कर सकता है। देन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। कहने का मतलब मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम 15। देन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15। देन नेम में क्या होगा? प्राइवेट लिमिटेड मैंने बताया था कल एग्जांपल दिया था ए वाला। यहाँ क्या होगा? कंपनी के नाम के बीच में लिमिटेड के साथ साथ क्या वर्ड आएगा? प्राइवेट। क्या वर्ड आएगा? प्राइवेट। और यहाँ पे केवल लिमिटेड। क्या आएगा? ओनली लिमिटेड। तो समझ में आया? अपन इसका ब्रीफ में क्या हो सकता है कि पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के नहीं हो सकते। मेंबर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। देन सब्सक्रिप्शन, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करवा सकती है? नहीं करवा सकती। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे पब्लिक से शेयर मंगवाने ही नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी सब्सक्राइब भी करती है पब्लिक से और प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है। इवन पब्लिक कंपनी को तो कंपल्सरी होता है अपने शेयर को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना। देन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नॉर्मली अपन ने देखा था 1% कंपनी में 2 एंड मैक्सिमम 15 एंड पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। देन नेम के बीच में क्या आएगा? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में ओनली लिमिटेड। प्राइवेट वर्ड कहाँ आता है? ओनली एंड ओनली प्राइवेट कंपनी में। आई बात समझ में? जो आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर दैट ए कंपनी कैन इशू। पहला प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर। नाम से क्या पता पड़ा है? प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। इक्विटी से पहले किसको प्रायोरिटी मिलती है? प्रेफरेंस शेयर को। हमेशा ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलती है? प्रेफरेंस। अब इनको प्रेफरेंस कहां मिलती है? सबसे पहले डिविडेंड। जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो सबसे पहले किसको पे करेगी? प्रेफरेंस को। फिर किसको करेगी? इक्विटी को। कहने का मतलब इक्विटी को पे करने से पहले कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ेगा।
देन सेकंड राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, कंपनी डिसॉल्व होगी, कंपनी बंद होगी, उस समय जब रीपेमेंट होगा तब इक्विटी को कुछ भी पेमेंट करने से पहले हमें किसको पेमेंट करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। देन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने तरह के होते हैं प्रेफरेंस शेयर को अपन आगे देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। पहला एरियर्स ऑफ डिविडेंड, दूसरा शेयर्स इन प्रॉफिट, तीसरा कन्वर्टिबिलिटी एंड चौथा रिडम्पशन। पहले अपन इनके टाइप्स को समझते हैं। पहला एरियर्स ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर डिविडेंड का पेमेंट नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर को तो क्या उन्हें बाद में वो डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? सपोज कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है, तो क्या अगले साल उन्हें वो डिविडेंड पिछले साल वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस बेसिस पे। देन सेकंड शेयर्स इन प्रॉफिट, कि क्या कंपनी को अगर एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट होता है तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देन थर्ड कन्वर्टिबिलिटी, क्या प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म ऑफ शेयर में या डिबेंचर में। देन फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, क्या प्रेफरेंस शेयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रीडिंग होंगे या नहीं होंगे। इन 4 बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर इश्यू होता है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ एरियर्स ऑफ डिविडेंड, इसके अंदर पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर है जिसके अंदर क्या होता है, अगर आपको डिविडेंड पे नहीं हुआ करंट ईयर का तो अगले साल आपको करंट ईयर का डिविडेंड मिल जाएगा। कहने का मतलब जब भी डिविडेंड का पेमेंट होगा उस समय जितना भी पुराना ड्यू होगा ऑन रिगार्ड्स टू डिविडेंड वो पूरा का पूरा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। देन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यहां पे क्या होता है कि अगर आपको कोई डिविडेंड किसी ईयर का डिविडेंड नहीं मिला तो फ्यूचर में वो डिविडेंड वापस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ करंट ईयर में तो नेक्स्ट ईयर में करंट ईयर का पेमेंट नहीं होगा। तो समझ में आया मैंने क्या बताया? इसके अंदर क्यूमुलेटिव के अंदर अगर एरियर्स ऑफ डिविडेंड आता है, अगर कोई डिविडेंड बकाया रह जाता है, ड्यू रह जाता है, तो उसका पेमेंट फ्यूचर में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने से पहले पे करना पड़ेगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में केवल वो उसी साल का हकदार रहेगा जिस साल का उसका ड्यू चल रहा है। कहने का मतलब पुराने सालों का डिविडेंड अगर ड्यू है तो नॉन क्यूमुलेटिव कैटेगरी में नहीं मिलेगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेटिंग, अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट है तो अगर आपको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुआ है तो वो उसके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसको केवल किस चीज का हक है? ओनली एंड ओनली डिविडेंड। इसको किस चीज का हक है? पार्टिसिपेटिंग को डिविडेंड प्लस शेयर इन प्रॉफिट, और नॉन पार्टिसिपेटिंग को ओनली एंड ओनली डिविडेंड। जितना डिविडेंड का उसका रेट है उतना ही पैसा उसको मिलेगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, पहला कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिया है, यानी मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि अगर आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है मतलब वो फ्यूचर में किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दूसरी फॉर्म? इक्विटी शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा। मतलब वो कभी भी एक टाइम पीरियड के बाद, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके बाद वो अपने शेयर्स को, अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट करा सकता है या न्यू प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल ऐसे शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका कन्वर्जन नहीं हो सकता, मतलब उन्हें हमें जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उनका जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाएगा, उस समय हमें क्या देना है? उनको पैसा देना है, रीपेमेंट करना है, उसके अलावा कन्वर्जन नहीं हो सकता। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले इरिडीमेबल, ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इश्यू हो ही नहीं सकता। तो इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा शेयर जो रिडीम नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीम? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। अब इनका ये इश्यू नहीं हो सकता तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। और रिडीमेबल वो शेयर जो रिडीम हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ
कि हमें इसको रिडीमेबल प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू रिफंड द मनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कि एक स्पेसिफिक टाइम खत्म होने के बाद हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस देना पड़ेगा। अब अपने देखा था टाइप ऑफ शेयर दो तरह के होते हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी अपने डिस्कस किया था, अब अपन देखते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होता क्या है? वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मैं बोल सकता हूं ऐसा। अब प्रेफरेंस शेयर नहीं का मतलब क्या हुआ? क्या उन्हें डिविडेंड पहले मिलेगा? नहीं, डिविडेंड पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या वाइंडिंग अप के टाइम प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलेगी इक्विटी शेयर होल्डर को? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी शेयर के पास एक्सक्लूसिव राइट है, काय का? they can participate in decision making, उनके पास वोटिंग राइट होता है, तो वो डिसीजन मेकिंग में इजी वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, वो कंपनी के ओनर होते हैं, मतलब मालिक कौन होता है नॉर्मली कंपनी का? इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड, उन्हें डिविडेंड मिलता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट होने के बाद। वोटिंग राइट, ये एक्सक्लूसिव राइट है इक्विटी शेयर होल्डर का। वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर इजी वे में अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर को नुकसान क्या है? एक तो उन्हें डिविडेंड बाद में मिलता है और एक वाइंडिंग अप के टाइम पेमेंट भी बाद में मिलता है। लेकिन फायदा क्या है? उनके पास वोटिंग राइट होता है, उनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद। और फ्यूचर में जब कभी भी बोनस शेयर इश्यू होंगे, राइट इश्यू होगा, तो उसका फायदा भी किसको मिलता है? ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर। अब देखो, अपन देखते हैं थोड़ा सा समराइज में प्रेफरेंस शेयर को और इक्विटी शेयर को। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला राइट टू डिविडेंड। हमेशा आपने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो प्रायोरिटी के साथ मिलता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब उनके पास प्रेफरेंशियल राइट है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी पे कर देगी, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो हो सकता है कंपनी प्रॉफिट होने के साथ भी इक्विटी शेयर होल्डर को दे या ना दे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड में क्या दी जाती है? प्रेफरेंस। देन रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर की फिक्स होती है। कहने का मतलब उनका नाम कैसे होता है? जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, तो उनकी रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगी? 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स रेट। क्या हुआ? फिक्स रेट, मतलब इनकी रेट क्या है? फिक्स। लेकिन इक्विटी के नाम में आगे कभी भी ऐसा नहीं आता। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? ओनली इक्विटी शेयर, इसके आगे कूपन रेट नहीं आता। इसे क्या बोलते हैं? कूपन रेट। इक्विटी शेयर के आगे कूपन रेट नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है। डिविडेंड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इवन शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमेशा डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसे अप्रूव कौन करता है? शेयर और इनकम। अब यहाँ पे मैंने बोला कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो मतलब यहाँ पे इनकम गारंटेड है, मतलब रेगुलर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ बताया इक्विटी शेयर में कूपन रेट नहीं होता, मतलब डिविडेंड रेगुलर आए या नहीं आए ऐसा जरूरी नहीं है। देन वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नॉर्मली नहीं मिलती, लेकिन स्पेशल केस में वोटिंग राइट मिल सकता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट हमेशा ही मिलता है। देन राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देन रिडम्पशन, अपना प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है और इक्विटी शेयर होल्डर का रिडम्पशन नहीं होता है। लेकिन जब भी वाइंडिंग अप के टाइम हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही प्रेफरेंस दी जाती है टाइम में पेमेंट में। रिफंड ऑफ कैपिटल, ये भी बताया था आपको कि हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर को पहले पेमेंट दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब भी वाइंडिंग अप होगा कंपनी का। वाइंडिंग अप का मतलब कंपनी जब भी शट होगी उस समय सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देंगे, फिर किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एंड लास्ट रिस्क, ऑब्वियसली यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है तो यहाँ पे रिस्क कम है और यहाँ पे डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। अब इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? मैंने कल आपको बताया था
कि जब कभी भी किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई डिस्कवरी लेके आता है काय की बिजनेस की कि ये नया बिजनेस है, हमें करना है, तो जो बिजनेस को प्रमोट करता है, जो बिजनेस का आइडिया लेके आता है, वो नॉर्मली कौन होता है? प्रमोटर। और उसका प्रमोशन कौन करता है? प्रमोटर्स। कभी भी अपन कोई भी चीज करते हैं, कोई भी इनिशियल स्टार्टअप करते हैं, हमें उसका प्रमोशन करना पड़ता है। और यहाँ पे कंपनी का स्टार्टअप नॉर्मली कौन लेते हैं? जो इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी का आइडिया लेके आते हैं, नॉर्मली वो कौन होते हैं? प्रमोटर्स। देन सेकंड, रजिस्ट्रेशन। अब आप प्रमोटर ने दिमाग लगाया कि ये अपन ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अब उसका भी क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले हमें उसका मतलब रजिस्ट्रेशन किस चीज के लिए कराते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं उसका नाम क्या होगा, उसका नाम ढूंढते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग कि कोई उस नाम से पहले तो कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है। देन हमें फिक्सिंग अप करना पड़ता है। क्या क्या फिक्सिंग अप करना पड़ता है? प्रमोटर कौन होगा, बैंकर कौन होगा, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती है। देन हमें एमओयू एंड एओए, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है और प्रिंट कराना पड़ता है। और ये सारी चीजें हमें रजिस्ट्रेशन के दौरान चाहिए होती है। देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन किस किसने कैपिटल सब्सक्राइब किए और कितना पैसा दिया है। देन कमिश्नर ऑफ बिजनेस, फिर कंपनी से को सॉरी कंपनी लॉ बोर्ड को हमें बताना पड़ता है ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और यहां से हम वर्किंग करेंगे। देन प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर, मतलब हम इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो, इसे क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कहने का मतलब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उसका 90% मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो पब्लिक एटलीस्ट 9,000 शेयर सब्सक्राइब करेगी, तभी वो शेयर इशू किया जाएगा मार्केट में, अदरवाइज वो इशू कैंसिल हो जाएगा। अब अपन ये सब थ्योरी पार्ट था, अब अपन क्या देखेंगे कि ये जितना भी प्रोसेस हमने देखा अभी कि भाई कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कैसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, कैसे प्रोस्पेक्टस इशू होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। अब हमें देखना है जो हमारा मेन टॉपिक है जनरल एंड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी की जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, शेयर की कैपिटल कैसे आएगी, इन द सेंस पार्ट में आएगी या लमसम में आएगी, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और एक छोटी सी बात कि जो भी थ्योरी पोर्शन है ये केवल आपके बेसिक के लिए है। थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर ये हमें नहीं आएगा तो हमें आगे चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। और फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो आपको, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे या अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।